हुकूमत ने शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पिनराई विजयन हुकूमत ने कानूनी चाराजोई का रास्ता अपनाया है। केरल ऐसी पहली रियासत है जिसने शहरियत तरमीमी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ केरल असेंबली में करारदाद इससे पहले मंजूर की गई थी और मरकजी हुकूमत से इसे वापस लेने का मुतालबा किया गया था। तो केरल पहली ऐसी रियासत बन गई है जो शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इससे पहले अगर मुख्तलिफ कांग्रेस की रियासतों की बात करें जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस कानून को लेकर और साथ ही साथ NRC को लेकर उनके अपने अपने स्टैंड हैं, मौक़िफ़ हैं। ममता बनर्जी ने भी इस हवाले से बयान दिया है। लेकिन जो कानूनी चाराजोई का इख्तियार किया जाना चाहिए वो केरल हुकूमत की तरफ से किया गया है। पिनराई विजयन हुकूमत ने कानूनी चाराजोई का सहारा लिया है और कानूनी चाराजोई का सहारा लेते हुए पिनराई विजयन हुकूमत यानी केरल हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है शहरियत कानून के खिलाफ। यानी केरल सरकार को ये लगता है कि ये कानून आपसी भेदभाव को बढ़ाता है, मजहब की बुनियाद पर किया गया है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये इस कानून के जरिए मुल्क की बदनामी भी बैनुल-अक़वामी सतह पर हो रही है। इसलिए पिनराई विजयन सरकार ने यह फैसला लिया कि इस कानून पर करारदाद मंजूर करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लिहाजा पिनराई विजयन हुकूमत की तरफ से आज अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या ऐसी कई रियासतें सुप्रीम कोर्ट का इस कानून के खिलाफ दरवाज़ा खटखटाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हैं या नहीं। वहीं बीजेपी का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आखिरकार केरल सरकार को ये बुद्धि आई है, इस बात को लेकर मुझे खुशी है। किसी कानून को यदि चुनौती देना है उसके लिए असली जगह है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। असेंबली कोई जगह नहीं है किसी केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई कानून को असंवैधानिक ठहराने की। ये बेवकूफ़ी का काम कुछ दिन पहले हुआ था। तो इसलिए यदि ये बुद्धि आई है सरकार को, मैं समझता हूं यह उनकी सद्बुद्धि है। वहां सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी CAA के खिलाफ कई पिटीशंस पेंडिंग है, उसमें से इसको भी एक और पिटीशन मानकर जोड़कर देखा जाएगा। तो इस पूरे मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। सुशील, पिनराई विजयन हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुकी है। इस मामले पर सुनवाई के हवाले से भी आपने तफसीलात बताई और ऐसी पहली रियासत केरल हुकूमत बन गई है जिसने CAA के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इख्तियार किया हो। ऐसे में बीजेपी का भी बयान आपने सुना, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो इससे पहले करारदाद जो मंजूर की गई थी असेंबली में, उस पर उनका बयान आया कि अब जो बेवकूफ़ी की गई थी एक तरह से उन्हें बुद्धि आ गई, अक्ल आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया है। यानी असेंबली कोई ऐसा मकाम नहीं जहां पर मरकजी सरकार के फैसले को चैलेंज किया जा सके। क्या लगता है आने वाले दिनों में केरल सरकार को कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें और साथ ही साथ पॉजिटिव होगा ये कदम केरल सरकार के लिए? जी देखिए सना, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि केरल सरकार के लिए ये जो कदम है वो पॉजिटिव होगा या नहीं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। क्योंकि इस पूरे मामले में जो CAA को लेकर तमाम लोगों को दिक्कतें हैं, आपत्तियां हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं और उसी में से जो पहली याचिका किसी राज्य की तरफ से दाखिल की गई है ऑफिशियल, वो है केरल सरकार। केरल सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि जो CAA लागू किया गया है, जो एक्ट लागू किया गया है, जो बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वो फिलहाल असंवैधानिक है और उसमें धार्मिक भेदभाव, जो समानता का अधिकार है, उन तमाम चीज़ों को वायलेट किया गया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुने और केंद्र सरकार के इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित करे। केरल सरकार की इस याचिका पर उम्मीद ये है कि जो 22 जनवरी को सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें और याचिकाएं लंबित हैं, उसको एक साथ मिलाकर सुना जाएगा। हालांकि केरल सरकार ने कोर्ट में ये जरूर कहा है कि उनके यहाँ इसको लागू नहीं किया जाएगा और इसीलिए उन्होंने बाकायदा विधानसभा
विधानसभा में एक एक्ट पारित किया है जिसमें ये कहा है कि वो केंद्र सरकार के इस एक्ट को राज्य में लागू नहीं होने देंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि केरल सरकार के द्वारा इस प्रकार से जो कदम उठाया गया है, उस कदम से जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, क्या वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आती हैं या नहीं आती हैं, ये महत्वपूर्ण विषय होगा। लेकिन यूपी के अगर को देखा जाए तो यूपी एक पहला राज्य है जहां पर सीए को लेकर उन्होंने कार्रवाई शुरू भी कर दी है। सरकारी जो अधिकारी हैं वो काम पर लग चुके हैं। तो तमाम राज्य सरकारें जो हैं वो अपनी तरफ से इस पूरे एक्ट को देख भी रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो केरल सरकार की है वो ये है कि जिस तरह धार्मिक असमानता की बात इस पूरे एक्ट को देखने से लगती है, उस एक्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देखे। लेकिन उससे पहले भी जो तमाम याचिकाएं सना, आपको याद होगा लगभग 60 या 61 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिसमें इस पूरे एक्ट को चुनौती दी गई है, जिसमें यह भी कहा गया है कि सरकार ने इस पूरे मामले में जो एक्ट लागू किया है, उस एक्ट को पूरी तरीके से लोगों को समझाने में विफल रही है सरकार। और इसीलिए जो प्रदर्शन हो रहा है चारों तरफ, चाहे वो बात करें दिल्ली की या दिल्ली से आसपास कहीं भी, हर जगह इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तमाम मुखालिफत के दरमियान हमने ये देखा कि सुशील, मरकजी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से मुख्तलिफ मकामात का दौरा करने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, लोगों को इस कानून के तई समझाने की भी कोशिश की गई है। अब क्या लगता है जब 22 जनवरी को इस मामले पर समाअत होगी, सुनवाई होगी, तो कोर्ट भी ये मरकजी सरकार से कह सकता है कि आप कोर्ट को भी अपनी दलीलों के जरिए समझाएं कि ये जो कानून आप लेकर आए कितना फायदेमंद हो रहा है, साबित हो रहा है? जी नहीं, देखिए सना, इससे पहले भी जब इस पूरे मामले की जब सुनवाई होनी थी, तो सना आपको याद होगा कि एनआरसी और सीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सलाह दी थी। और वो ये सलाह ये थी कि जो केंद्र सरकार है और उनकी तरफ से जो अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे, उनको ये कहा था कि लोकल भाषा में आप तमाम राज्यों के न्यूज़पेपर्स में सीए से क्या फायदा है और क्या अंतर है, ये समझाने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन जो गैप हुआ है वो ना होने पाए। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये हमारी तरफ से सलाह है कि जो आम लोग हैं उनको आप समझाने की कोशिश करें कि सीए है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया था अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान कि जब तक देश में हिंसा नहीं खत्म होगी, सीए को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उस पर सुनवाई वो नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद कई अगर अदालतें हैं, जिसमें से आपको याद होगा कि पिछले दिनों सीमापुरी वायलेंस मामले में कोर्ट ने भी ये आदेश दिया, जो वहां के सच्चो थे, जो 15 आरोपी को अरेस्ट किया गया था, उनको ये कहा था कि जो तमाम 15 आरोपी हैं जिनको जमानत दिया जा रहा है, लेकिन 9 बजे से लेकर और 10 बजे के बीच में वो तमाम जो 15 आरोपी हैं वो संबंधित थाने जाएंगे और एसएचओ और उनसे बड़े अधिकारी जो हैं वो उन लोगों को सीए के बारे में बताएंगे। ये कोर्ट की तरफ से कोर्ट का आदेश था। तो आप ये समझ सकती हैं कि केंद्र सरकार जो सीए और एनआरसी को लेकर लगातार विरोध में तमाम लोग हैं, उनको एक समझाने की पहल में भी आगे आ रही है। उनके जो तमाम नेता हैं वो लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस एक्ट को लेकर नाराज हैं, और उसमें से केरल सबसे पहला राज्य बना है जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कानूनी रूप से सरकार के इस एक्ट को चुनौती दी है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करे और सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि केंद्र सरकार ने जो सीए और एनआरसी एक्ट को बनाया है, उस एक्ट को लेकर क्या चीजें हैं, उसमें कमियां क्या हैं। तो वो तमाम चीजें फिलहाल देखने को आने वाले समय में मिलेंगी सना। लेकिन फिलहाल केरल ने मूव जरूर किया है सुप्रीम कोर्ट का। जी सुशील, एक सवाल समझने की कोशिश करूंगी यहाँ पर अपने नाजरीन के लिए भी, कि मरकजी सरकार की तरफ से जब भी कोई कानून बनाया जाता है, और हमने देखा कि इस कानून को लेकर कई रियासती सरकारें ये कह रही हैं कि अपने अपने राज्यों में, रियासतों में हम इसे लागू नहीं होने देंगे। क्या ऐसी कोई रूपरेखा होती है कि केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया कानून जिसे रियासती सरकारें, राज्य सरकारें लागू ना कर पाए? जी बिल्कुल, देखिए सना, साफ तौर से केंद्र सरकार किसी भी प्रकार अगर कोई भी एक्ट लागू करती है तो
तमाम राज्य सरकारों को उनको लागू करना पड़ता है। राज्य सरकारें अगर उन एक्ट को लागू नहीं करती हैं तो उनको संबंधित एक्ट में बदलाव करना पड़ता है। लेकिन संविधान के मुताबिक राज्य अगर केंद्र सरकार किसी भी एक्ट को पार्लियामेंट के द्वारा अगर वो इंट्रोड्यूस करती है तो राज्य सरकारें बाध्य होती हैं और केंद्र सरकार उस मामले में संबंधित गवर्नर इस पूरे मामले को लेकर प्रोसीड कर सकते हैं। तो केंद्र सरकारें जो फिलहाल इस पूरे मामले में जो राज्य सरकारें हैं वो अगर इस एक्ट को नहीं लागू करती हैं तो उनको एक एक्ट लाना पड़ता है, जैसा केरल में लाया गया है। लेकिन उस एक्ट को भी चुनौती दी जा सकती है। केंद्र सरकार उस पूरे मामले में संबंधित जो सरकार से रिस्पॉन्स मांग सकता है। ये तमाम चीजें संवैधानिक रूप से हो सकती हैं और इसका ताजा उदाहरण है, आपको याद होगा दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच का जो टसल था कि केंद्र सरकार का आदेश कुछ और होता था, दिल्ली सरकार उसको नहीं मानती थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हुई। तो ऐसे ही संवैधानिक रूप से इस एक्ट में बहुत पतली सी लकीर है जिसको समझना केंद्र सरकार के लिए भी जरूरी है और राज्य सरकार के लिए भी है। लेकिन अगर राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी कानून को पारित किया जाता है तो संवैधानिक रूप से राज्य सरकारों को उन कानूनों को किसी भी हद में मानना जरूरी है। और अगर राज्य सरकारें उस एक्ट को लागू नहीं करती हैं तो केंद्र सरकार उन्हें बाध्य कर सकती है उस एक्ट को लागू करने के लिए। जी सुशील, के आने वाले दिनों में जिस तरह से केरल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट इस कानून को लेकर पहुंची, बार बार मैं सवाल इसलिए आपसे कर रही हूं क्योंकि हो सकता है कि शायद जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि वो 1 इंच भी इस कानून पर बैकफुट पर नहीं जाएगी, लेकिन अगर मुख्तलिफ रियासतें इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हैं तो क्या लगता है कि मरकजी सरकार के स्टैंड में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जी देखिए, केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो सीए और एनआरसी को लेकर 1 इंच भी अब इस एक्ट में कोई बदलाव करने वाली नहीं है। मामला संवैधानिक है और संवैधानिक रूप से वो लड़ाई कोर्ट में जारी है और इसीलिए कोर्ट के आदेश का भी हमें इंतजार करना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ आदेश केंद्र सरकार को देता है। लेकिन सना केंद्र सरकार ने बार बार कहा है, गृह मंत्री ने बार बार कहा है कि सीए और एनआरसी में अब वो बदलाव करने वाले नहीं हैं। जिन राज्य सरकारों को आपत्ति है हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, हम उनसे मिलेंगे, उन राज्यों के मुख्यमंत्री से हम मुलाकात करेंगे ताकि उनको ये समझा पाए कि आखिर क्यों लागू किया गया है सीए और एनआरसी। और इसी आधार को देखते हुए फिलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन दाखिल की गई है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार को भी मानना होगा। अगर केंद्र सरकार इस पूरे मामले में एक्ट को लेकर कुछ बदलाव का आदेश देती है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को उस आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। जी गुज़िश्ता 2 महीने से तकरीबन हम देख रहे हैं कि लगातार इस कानून को लेकर मुखालिफत की जा रही है और एनआरसी को लेकर भी आवाज बुलंद की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुशील, जिस तरह से एनआरसी को लेकर मरकजी सरकार का बयान था कि एनआरसी तो अभी आया नहीं है, हलचल क्यों हो रही है, हंगामा क्यों हो रहा है, और जो सीए कानून है वो नागरिकता देने के लिए, लेने के लिए नहीं है, लेकिन लोग हैं और जो मुख्तलिफ समाजी शख्सियात हैं उनकी तरफ से सीए और एनआरसी को इंटैक्ट करके जोड़ करके देखा जा रहा है। इस पर सरकार कुछ नहीं कह रही है, सिर्फ और सिर्फ अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं कि एनआरसी आएगा नहीं। साथ ही साथ अगर सीए को लेकर कहा जाए तो सीए पर उनका पहले जो बयान मैंने कहा वो साफ है। देखिए शना, केंद्र सरकार का सीए और एनआरसी को लेकर एकदम स्टैंड साफ है। केंद्र सरकार की तरफ से अगर बात करें प्रधानमंत्री की या बात करें गृह मंत्री की तो उन दोनों लोगों ने ये साफ कह दिया है कि सीए का जो प्रोसेस है वो एक अलग प्रक्रिया है। एनआरसी फिलहाल आसाम के लिए है, लेकिन दोनों चीजों को एक साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। चूंकि सीए को लेकर जिस तरह लगातार विरोध हो रहा है और लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आखिर सीए है क्या, तमाम प्रदर्शनकारी जो फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं अगर उनसे जानकारी जुटाई जाती है कि आखिर प्रदर्शन सीए को लेकर आप जो कर रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है, आखिर सीए वजह है क्या, तो शायद उन्हें जानकारी नहीं है। महत्वपूर्ण जो पहल है वो केंद्र सरकार की तरफ से ये होनी चाहिए कि लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर जिस चीज का वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आखिर वो है क्या, उस एक्ट में ऐसा है क्या जिसको लेकर सरकार ने इस प्रकार के एक्ट को लागू किया है, जरूरतें क्या हैं। लेकिन साफ तौर से होम मिनिस्टर की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि जो फिलहाल धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं और जिनको धार्मिक रूप से प्रताड़ित करके वापस भेजा गया है हम उनको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं।
जो देश में रह रहे हैं उनको किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। लगातार विपक्षी पार्टियां लोगों को फिलहाल बरगला रही हैं, लोगों को ठीक से जानकारी नहीं दे रही हैं कि आखिर सीए किस विषय में है, सीए को लेकर इतनी जो उआपोह मची है उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि लोगों को जानकारी यही है कि अगर कोई भी चीज लागू कर दिया गया है तो उसमें उनको देश से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन सना सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी भी एक्ट को इंट्रोड्यूस सरकार करती है तो उस एक्ट को बहुत अच्छे से उस पर काम किया जाता है। सरकार के संबंधित अधिकारी इस पूरे मामले में रिसर्च करते हैं, संबंधित सेक्रेटरी, संबंधित सचिव तमाम राज्यों में इसकी गणना करते हैं, तमाम अधिकारी इसकी सर्वे करते हैं कि आखिर किस प्रकार से एक कानून को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद ही एक्ट फिलहाल आम जनता के लिए उतारा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में बाकायदा इस पर चर्चा की जाती है, उसके बाद एक कानून को बनाया जाता है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने बार बार ये कहा है कि जो एक्ट लाया गया है उस एक्ट से लोगों को फायदा होगा, ना कि लोगों को नुकसान होगा। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार लोगों के कानों में और लोगों को गलत दिशा में भ्रमित कर रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि सीए के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए, आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और सीए फिलहाल लोगों की सुविधा के लिए है, ना कि असुविधा के लिए। जाहिर सी बात है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आवाम को समझाने के बावजूद आखिर आवाम की समझ में क्यों नहीं आ रहा है, जिसका दावा लगातार मरकजी सरकार ये कर रही है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और साथ ही साथ रैली के जरिए और सभाओं के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान में, भारत में सीए के खिलाफ लगातार एहतजाजी जुलूस भी निकाले जा रहे हैं, मुजाहरा किया जा रहा है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात दूसरी बड़ी